कस्तूरी किसी हैंडसम लड़के की बाहों में थी, जो कि उसके खूबसूरत चेहरे को निहारे जा रहा था। इन दोनों पर टोकरी के फूलों की बरसात हो रही थी। अंशी ने उन दोनों को खोया हुआ देखकर उस लड़के के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, अश्विन भाई सा छोड़ भी दीजिए। अश्विन ने अपने होश संभालते हुए कस्तूरी को उसकी जगह पर खड़ा किया और फिर सवाल करते हुए बोला, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी कस्तूरी? कस्तूरी ने अपना दुपट्टा सेट करते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। आप तो ठीक है ना? अश्विन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, हम ठीक हैं। उसकी बातें सुनकर अंशी मुंह बनाकर बोली, लग तो नहीं रहा। कस्तूरी ने उसको कोहनी मारी और मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे बकवास नहीं करते, चलो सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो दोनों लड़कियां संगीत की रस्म में भाग लेने लगी। अश्विन की नज़र डांस कर रही कस्तूरी पर ही थी। अश्विन कोमल के भाई का बेटा था, लेकिन कस्तूरी से बहुत प्यार करता था। वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था, लेकिन इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। दूसरी तरफ छत पर कोमल डांस करती कस्तूरी को देखकर मुस्कुराते हुए वापस इंदु के पास आई और अपनी बेटी को कुछ समझाया और फिर उसको लेकर संगीत के लिए वहां आ गई। उसके आते ही कस्तूरी अपनी बहन इंदु का हाथ पकड़कर उसको बीचों बीच ले आई। चलिए जीजी डांस करते हैं, आज आपका मायके में आखिरी दिन है, तो हमने आपके लिए एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस तैयार की है। उसने इतना कहा और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर गाते हुए डांस करने लगी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ऐसे डांस करते हुए, लेकिन उसको देखकर इंदु को न जाने क्यों उसके लिए बुरा लग रहा था। वो मन में खुद से बोली, हमें माफ कर देना कस्तूरी, हम अपने प्यार को हासिल करने के लिए तुम्हारी कुर्बानी देने जा रहे हैं, पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम हमेशा खुश रहो, ऐसे ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। संगीत की रस्म हंसी खुशी से खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह इंदु की हल्दी की रस्म हुई। सबने उसको हल्दी लगाई। हल्दी की रस्म पूरी करके कोमल अकेले ही इंदु को वहां से ले जाते हुए बोली, अभी हम इसको छोड़कर आते हैं कमरे में, यह नहा धोने लेगी तो हम इसको शादी के लिए तैयार करने पार्लर ले जाएंगे। वो आंगन में बैठे सभी मेहमानों के बीच सिर्फ उसको अपने साथ कमरे में ले गई थी। कमरे में आते ही इंदु ने कोमल को देखते हुए कहा, मां सा किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, हम यहाँ से भाग रहे हैं। तुम्हें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ पार्लर के बहाने कोर्ट जाओगी और वहीं पर शुभम से तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद तुम सीधे यहाँ पर आओगी, कोमल ने उसको सख्ती से समझाते हुए कहा। ये सुनकर इंदु घबराते हुए बोली, पर मां सा अगर हम वापस यहाँ पर आए तो सब लोग आप पर गुस्सा करेंगे। बाबू सा, काको सा, दादी सा, कोई भी हमें हमारी इस गलती के लिए माफ नहीं करेगा। सब माफ कर देंगे, तुम वही करो जो हम बोल रहे हैं। अब चुपचाप मुंह हाथ होकर कपड़े पहनो और चलो हमारे साथ, कोमल ने उसको जवाब दिया। जिसे सुनकर इंदु अपना मन मारकर कमरे में बने वॉशरूम में गई और कुछ देर बाद वह दोनों तैयार होकर पार्लर के बहाने वहां से चली गई। उनके जाने के बाद बारात आ चुकी थी। बारात का स्वागत बाकी परिवार ने किया था। सब लोग सजे धजे हुए थे। इधर कस्तूरी अंशी के साथ अपने कमरे में थी। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन अंशी खिड़की से बारात को देख रही थी। बारात में सभी के सभी मर्द थे, एक भी औरत नहीं थी, लेकिन देखने में सभी के सभी हैंडसम थे। उनको देखकर अंशी ने कस्तूरी को देखते हुए कहा, कस्तूरी ये लोग कितने हैंडसम है, इनमें से एक आधे को मेरे लिए पटा दे। तुम्हें तो अश्विन भाई सा जैसे इतने हैंडसम इंसान मिल ही गए हैं, मुझे भी कोई हैंडसम मिल जाएगा तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। कस्तूरी उसकी तरफ मुड़ी और मुंह बनाते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो, किसी ने सुन लिया ना तुम्हारी ऐसी बकवास को तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी घर से निकाल देंगे, और ऐसे पराये मर्दों को ताड़ना बंद करो। और दूसरी बात, अश्विन सिर्फ हमारे दोस्त हैं, इसके अलावा हमारी तरफ से कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम बार बार ये सब मत बोला करो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा कैसे लगेगा, तुम्हें तो प्यार का मतलब भी नहीं पता, इसलिए तो तुम्हें अश्विन की आंखों में प्यार नहीं दिखता। गुड़िया से खेलती हो तुम।
कमरे में कोई भी ड्रॉ खोलो, उसमें चॉकलेट और कैंडिस के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तुम बड़ी कब होगी? छोड़ो, तुमसे क्या बात करनी इस बारे में। वैसे तुम्हारी बहन कहाँ है? वह पार्लर से आ गई, अंशी ने सामने से सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए कस्तूरी थोड़ा परेशान होकर बोली, पता नहीं, मैंने तो उनको सुबह से नहीं देखा। इतने में साहिल उनके कमरे में आया और कस्तूरी को देखते हुए बोला, जीजी चलिए, आपको पापा बुला रहे हैं। कस्तूरी उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गई थी, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसको देखते हुए बोली, ठीक है, हम आ रहे हैं। वो उसके साथ वहां से इंदु के कमरे में गई, जहां पर पूरा परिवार मौजूद था। इधर इंदु लाल रंग की साड़ी में शुभम के साथ खड़ी हुई थी और उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोमल उनके सामने खड़ी हुई थी। पूरा परिवार वहीं पर था और उन लोगों पर बरस रहा था। वहां का माहौल देखकर कस्तूरी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। किशोर गुस्से में बोला, अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो हमें पहले ही बता देती। अब बारात दरवाजे पर खड़ी हुई है और तू शादी करके आ गई। अब क्या बोले हम? दूल्हा मंडप में बैठा है, कुछ तो शर्म कर लेती। कोमल उसको समझते हुए बोली, अरे जब यह उस लड़के से प्यार ही नहीं करती तो फिर उससे शादी क्यों करती? आप उनको बोल दीजिए, ये शादी नहीं हो सकती। हाँ हाँ बोल दे, जैसे कि वो मेरी बात सुनकर यहाँ से बिना दुल्हन लिए चले जाएंगे, किशोर बिगड़ते हुए बोला। जिस पर कोमल की नज़र कस्तूरी पर पड़ी, जो कि अभी अंदर आकर अपनी दादी के पास खड़ी हुई थी। कोमल ने कस्तूरी को देखते हुए किशोर से कहा, अगर वो दुल्हन ही लेकर जाना चाहते हैं तो कस्तूरी को भेज दीजिए दुल्हन बनाकर। अब इंदु की तो शादी हो चुकी है, इसकी दूसरी बार शादी नहीं हो सकती, लेकिन कस्तूरी तो कुंवारी है, उसकी शादी तो हो सकती है ना? उसकी बात सुनकर किशोर के भी कान खड़े हो गए थे। सुकेश भी उसकी बात पर हामी भरते हुए बोला, सही कहा भाई साहब, अब हमारे पास यही रास्ता है। एकता भी कोमल के इशारे पर उसकी बात में हामी भरते हुए बोली, सही कहा जीजी ने भाई साहब, कस्तूरी की शादी करवा देते हैं। उसकी बात सुनकर कस्तूरी की आंखें नम हो गई थी। वो अपनी दादी को देखते हुए बोली, दादी हमको शादी नहीं करनी। अरुंधति ने किशोर को देखते हुए कहा, कस्तूरी यह शादी नहीं करेगी। तुम्हारी बेटी ने शादी कर ली तो तुम इस बेचारी की बलि दोगे। तुम्हारी बेटी के होने वाले पति से 10 साल छोटी है ये, इसे तो समझ भी नहीं है कि शादी का मतलब क्या होता है, और तुम लोग बोल रहे हो कि इसकी शादी करवा दो। किशोर ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ सा समझने की कोशिश कीजिए, हमारी मजबूरी है। उन लोगों को अभी तक पता नहीं चला है कि दुल्हन ने शादी कर ली है, अगर पता चलेगा तो वो न जाने क्या करेंगे। कस्तूरी ने किशोर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे भी कुछ सपने हैं, उनको आग मत लगाइए। उसकी बात सुनकर किशोर गुस्से में बोला, औरत का एक ही सपना होता है, शादी करके घर बसाना। अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, तू जा सकती है यहाँ से। उसकी बात सुनकर कस्तूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर अरुंधति ने कहा, कस्तूरी बेटा तू डर क्यों रही है? किशोर ने जो बोला वही कर और भाग जा यहाँ से, और किसी जगह पर जाकर अश्विन को फोन कर देना, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी। अरुंधति ने हिम्मत देकर उसे वहां से भगा दिया, लेकिन उसके भगाने के बाद अरविंद वहां पहुंच चुका था। उसने वहां का नजारा देखकर गुस्से में कहा, दुल्हन ने शादी कर ली तो फिर पर मंडप में कौन आएगा? उसकी बात सुनकर पूरा परिवार घबरा गया था। किशोर उससे माफी मांगते हुए बोला, भाई माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। यह कोई छोटी मोटी गलती नहीं है और इस गलती की माफी नहीं मिलेगी। दुल्हन लेने आए थे तो दुल्हन लेकर ही जाएंगे। इसकी शादी हो गई है तो क्या हुआ, दूसरी लड़की कहाँ है? हम उसको लेकर जाएंगे, अरविंद ने कहा, जिस पर कोमल हड़बड़ाते हुए बोली, वो तो भाग गई। भाग कर जाएगी कहाँ? अगर उसकी डोली आज यहाँ से नहीं उठी ना तो तुम सब लोगों की अर्थी उठेगी। अरविंद ने इतना कहा और उन सब पर अपने आदमियों को बुलाकर पिस्तौल पॉइंट कर दी और कुछ आदमियों को कस्तूरी के पीछे भेज दिया। जब कस्तूरी पकड़ी गई
तो वो लोग उसको लेकर वापस यहाँ ले आए और धमकी देकर शादी में भेज दिया। ये सब कुछ याद करके कस्तूरी, जो कि मंडप में दूल्हे की बगल में बैठी हुई थी, उस बड़े से घूंघट के नीचे से बुरी तरह रो रही थी। कमरे की खिड़की से अरुंधति उसको देख रही थी। वहां पर उसके अलावा कोई नहीं था। वो उस मासूम बच्ची के लिए चिंता करते हुए बोली, इस बेचारी को तो हमने आज तक आंच भी नहीं आने दी। इसको आज तक ये भी नहीं पता कि शादी ब्याह और घर संसार का मतलब क्या होता है, और इसकी शादी इतने बड़े परिवार में। हे कान्हा जी, कैसी परीक्षा ले रहे हो आप। दूसरी तरफ कस्तूरी की बगल में बैठा हुआ उसका दूल्हा श्रेष्ठ सिंह शेखावत मन में खुद से बोला, यो शादी नहीं समझौता से कुछ हासिल करने का। वो कुछ याद करने लगा तो उसके कानों में कुछ आवाज पड़ने लगी। कुछ दिन पहले यो के बात हुई। 2 शर्तें, शादी की शर्त, वा का दिमाग खराब हो गया से। मैं एक टाबर बच्चे का बाप सू, उसके अलावा मने किसी की जिम्मेदारी को नहीं उठानी। शादी होते ही मैं बाने निकाल दूंगा अपनी जिंदगी से। श्रेष्ठ किसी को गुस्से में समझा रहा था। जैसलमेर की रेत दिन भर की तपन के बाद अब रात के आगोश में ठंडी हो चुकी थी। हर तरफ ठंडी हवाएं बह रही थी, जो अपने साथ रेत को उड़ाए जा रही थी। दूर दूर तक सिर्फ रेत फैला हुआ था। ना इंसान था ना कोई जानवर, पर इन सब से अलग इस रेत में एक गाड़ी काफी तेज रफ्तार से चली जा रही थी और उसके ठीक पीछे एक दूसरी गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। पहली गाड़ी में बैठा एक आदमी बार बार पीछे मुड़कर उस दूसरी गाड़ी को देख रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। वो बस किसी भी तरह से आज खुद को बचाना चाहता था, पर शायद ये उसके किस्मत में नहीं था। वो आदमी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी पीछे से आती हुई गाड़ी ने अचानक ही उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद उस आदमी का सर उसके स्टीयरिंग से टकरा गया और उसने ब्रेक लगा दिया। उसके सर से खून बह रहा था। वो अपने सर पर अपना एक हाथ रखे अब अपनी आंखों में डर लिए पीछे वाली गाड़ी को देखने लगा। तभी पीछे की गाड़ी से करीबन 26 साल का एक लड़का निकला, जिसने सिंपल सा काले रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था। रात की बिखरती हुई इस चांदनी में उस लड़के का चेहरा अलग ही चमक रहा था। उसकी शक्ल बिल्कुल श्रेष्ठ जैसी थी, लेकिन उसकी बाएं आईब्राउ पर लगा स्टाइलिश कट उसको श्रेष्ठ से अलग बनाता था, बस वरना दोनों में कोई भी फर्क नहीं कर पाता था। इस वक्त उसके चेहरे पर जो उसके भाव थे, वो किसी को भी डराने के लिए काफी थे। वो अपने एक हाथ में गन लिए तुरंत ही उस गाड़ी वाले की तरफ बढ़ गया। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसे नहीं जानता। उस लड़के ने जैसे ही आकर उस गाड़ी का दरवाजा खोला, वो आदमी खुद को बचाने के लिए उसके सामने भीख मांगने लगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था, उसके अलावा मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बेवकूफ समझ रखा सैकड़े, जो तू कुछ भी कहेगा और हम मान लेंगे। उस लड़के ने उस आदमी को कॉलर से पकड़कर बाहर निकाला। सीधे सीधे बता कि वो कहाँ है, वरना आज के बाद थारे को भी कोई नहीं देख पाएगा। मैं सच कह रहा हूँ ठाकुर सा, मैंने उसे नहीं देखा, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कौन है। तो फिर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे पता नहीं है कि आपसे झूठ बोलने का अंजाम क्या हो सकता है। वो आदमी उस लड़के के सामने घुटनों के बल बैठा गिड़गिड़ाने लगा। मैं अपनी माँ सा की कसम खाता हूँ, मुझे सच में नहीं पता। तू ऐसे नहीं बताएगा। उस लड़के ने अचानक ही बंदूक को उसके सर पर तान दिया, जिसे देखते ही वो आदमी सहम गया। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई थी। वही वो लड़का अभी भी गुस्से में उसे घूर रहा था। उसकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो चुकी थी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ। वो आदमी बचने के लिए अपने पास रेत मुट्ठी में भरी और उसे लड़के की तरफ उछालकर चकमा देकर भाग निकला। बावली पूछतारी तो वो लड़का रेत से खुद को बचाते हुए गाली देने लगा। वो आदमी भागते हुए कुछ दूर ही गया था कि तभी अचानक से एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। उसका इंजन अभी ऑन ही था कि उसमें श्रेष्ठ बाहर आया। सफेद पजामा कमीज और अपने हैंडसम फेस पर गरूर लिए उसने अपने कुर्ते के नीचे कमर में छिपी पिस्टल निकालकर उस पर पॉइंट की तो उसे आदमी के प्राणों पखेरु लगभग वहीं पर उड़ चुके थे।
उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो अपनी जगह से हल भी नहीं पा रहा था। उसके सामने खड़े श्रेष्ठ ने एक तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा, अब बता पता से वह छोरी के बारे में, या फिर थारी आत्मा बताएगी कि वह छोरी कठेस है। मैं 5 तक गिनूंगा, अगर बता दिया तो ठीक, नहीं तो थारी आत्मा तो बता देगी ही। 1, 2। वो काउंटिंग करते हुए अपनी पिस्टल लोड करने लगा, जिसे देखकर वह आदमी डर के मारे बोला, वो लड़की बीकानेर में है। उस आदमी ने अभी अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि श्रेष्ठ ने गोली चला दी, क्योंकि वो अभी भी काउंटिंग कर रहा था। वो गोली उस आदमी के सिर से पार हो गई। इतने में दूसरा लड़का भी दौड़कर उसके पास आया और उस आदमी को देखकर उसकी लाश को लात मारते हुए गुस्से में बोला, साला महारी आंखों में धूल झोंक कर भाग रहा कुत्ता, भूल क्यों जावे से कि वाकी मौत कुत्ते की तरफ ही होवे से। श्रेष्ठ अपनी पिस्टल वापस रखते हुए बोला, बस बहुत हुआ, शाश्वत ईबजे परलोक सिधार चुका से, जे समय बर्बाद मत करीब। अचानक वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। उसको देखकर अब वो आदमी और भी ज्यादा घबराने लगा। उस गाड़ी में से एक करीबन 27 साल का एक लड़का एक 35 साल के आदमी के साथ निकला। उन्होंने भी नॉर्मल से ही कपड़े पहने थे, पर उनकी रौबदार मूंछें थी। उसने लड़का गाड़ी से निकलते ही पुकारा, श्रेष्ठ भाई सा। कथन श्रेष्ठ के छोटे काको सा का बड़ा बेटा, वलद श्रेष्ठ का बॉडीगार्ड। आ गए हम दोनों, अच्छा किया, ईबजे को ठिकाने लगाओ, मैं और शाश्वत बीकानेर जा रहे से, श्रेष्ठ ने उन दोनों को देखते हुए बोला। वला ने सिर झुका कर कहा, जो हुकुम ठाकुर सा। भाई सा, हम बीकानेर क्यों जा रहे से? शाश्वत ने सवाल किया। उसका साथ देते हुए कथ ने भी सवाल किया, हाँ भाई साहब, बट्ठे कई काम से। वह छोरी बीकानेर में से इतना बोलकर वो शाश्वत के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसको जाते हुए देखकर कथन ने कहा, जे लोगों ने भाई सा को हल्के में ले रखा से, चोखी गलती कर रही से। वह छोरी जे आदमी को जे के किए की सजा मिल गई से। ईब वह छोरी के साथ कहे होगा, वा ने सोचा भी कोनी होगा। वल ने उसकी बात पूरी करके उस लाश की तरफ देखा। बीकानेर, एक छोटा सा घर, जिसके फर्श पर एक 28-29 साल की लड़की पड़ी हुई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके चेहरे के घाव देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे किसी ने बुरी तरह पीटा था। उसके सामने इस वक्त सामने श्रेष्ठ कुर्सी पर टांग रखकर बैठा हुआ था। वो लड़की उसको देखकर गुस्से में बोली, ठाकुर सा, आपको एक औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? औरत और मर्द कोई फर्क कोनी से महारे लाने, कुछ अंगों के फर्क के कारण थम लोगों पर दया दिखाऊं, वो भी मैं? ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर टच, उसने एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। उस कमरे की अलमारी में शाश्वत कुछ ढूंढ रहा था। अचानक से उसके हाथ एक फाइल लगी, जिसको खोलकर उसने एक नजर देखा और श्रेष्ठ की तरफ बढ़ाते हुए बोला, भाई सा, दादो सा की विल मिल गई। श्रेष्ठ ने वो विल ली और उसको पढ़ा तो उसका चेहरा गुस्से में कठोर हो गया। शाश्वत भी परेशान नजर आने लगा। वहीं वो लड़की हंसते हुए बोली, ठाकुर सा, इतने दिनों से जिस विल के लिए तड़प रहे थे, वो हाथ भी लगी, फिर भी हाथ खाली के खाली है। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ उसके करीब गया और उसको बालों से पकड़कर गुस्से में बोला, ये तुमने उस राजावत के साथ मिलके किया से ना? महारे दादो सा ने जैसलमेर की गद्दी महारे नाम की थी, जे शादी की शर्त नहीं रखी थी, वाने? हाँ, नहीं रखी थी, और ये सब हमने राजावत के साथ मिलके किया है। पर ये साबित कैसे करोगे? गद्दी के पीछे पागल ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर के हाथ खाली के खाली है। कैसे पूरी होगी ये दोनों शर्तें? कौन करेगा तुम्हारे जैसे पत्थर दिल बेरहम और एक बच्चे के बाप से शादी? वो लड़की दर्द को छुपाकर हंसते हुए बोली। उसकी हंसी ने श्रेष्ठ ने अपनी गुस्से में धधकती आंखों को बड़ी करके दांत पिसते हुए कहा, जैसलमेर महारा से और महारा ही रहेगा। इतना बोलकर उसने लड़की के माथे से गोली पार कर दी। उसे सच में किसी पर रहम नहीं आता था। फ्लैशबैक एंड। उसने अपनी मुट्ठी भींचकर मन में कहा, ये शादी मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। मने जे छोरी की कोई जरूरत कोनी से। पंडित जी वर और वधू से बोले, वरमाला के लिए खड़े हो जाए। श्रेष्ठ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कोमल ने खुद से उस मासूम यानी कस्तूरी को बिल्कुल श्रेष्ठ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया।
कस्तूरी और श्रेष्ठ दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कस्तूरी के आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे, तो वही श्रेष्ठ बिना किसी भाव के खड़ा था। कस्तूरी का घूंघट काफी लंबा होने की वजह से इस समय वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। कोमल ने उन दोनों के हाथों में वरमाला दी। पंडित जी ने कहा, आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। पंडित जी के बोलने के बाद भी कस्तूरी वरमाला लिए बूथ बनी खड़ी थी। आसपास के लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। कोमल ने कस्तूरी को वरमाला पहनाने के लिए कहा, पर वो अभी भी वैसे ही खड़ी रही। इस वक्त कस्तूरी की जो हालत थी, उसमें वो अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके दोनों हाथ पांव कांप रहे थे। कोमल कस्तूरी के पीछे जाकर उसके दोनों हाथों को आगे की तरफ करके उसके कान में बोली, चुपचाप वरमाला पहना। अगर शादी नहीं हुई तो पूरा परिवार मरेगा। खुद को संभालते हुए कस्तूरी ने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाकर श्रेष्ठ की तरफ वरमाला बढ़ा दी। श्रेष्ठ ने अपना सिर झुकाया तो कस्तूरी उसे अपने कांपते हाथों से वरमाला पहना दी। कोमल ने फेरों के लिए कस्तूरी और श्रेष्ठ का गठबंधन किया। फेरे शुरू हो गए थे। शुरू के 4 फेरों में श्रेष्ठ आगे था और कस्तूरी उसके पीछे। फेरे पूरे हुए तो फिर पंडित जी श्रेष्ठ की तरफ सिंदूर और मंगलसूत्र बढ़ाते हुए बोले, बेटा ये वधू के गले में पहनाए और मांग में सिंदूर लगाए। ये सुन कस्तूरी ने अपनी आंखें बंद कर लिया। श्रेष्ठ ने थाल से सिंदूर की डिब्बी उठाकर घूंघट के अंदर से ही कस्तूरी की मांग भर दिया और फिर मंगलसूत्र उसके गले में पहना ही रहा था कि इतने में उसके हाथ पर कस्तूरी के आंसू की एक बूंद गिर गई। कस्तूरी के आंसू की बूंद श्रेष्ठ ने जब अपने हाथ पर देखा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। इससे पहले कि वो कुछ करता या बोलते उससे पहले ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुआ। अब आप दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद ले ले। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ अरविंद एक कोने में एक आदमी के साथ खड़ा हुआ था, जिसने जोधपुरी सूट और सिर पर जोधपुरी साफे के साथ कलगी पहनी थी। उसकी बड़ी बड़ी मूछें और रूपदार चेहरा देखकर किसी की भी बोलती बंद हो सकती थी। अरविंद ने कस्तूरी को देखते हुए उस आदमी से कहा, दाता हुकुम यो से वा छोरी, जिसकी शादी आप अपने छोरे के साथ कराने वाले थे, इब यो आपके घर की छोटी बिंदनी से। कौन है ये दाता हुकुम, और क्यों करवाना चाहते थे ये कस्तूरी की शादी श्रेष्ठ से? क्या पत्थर दिल और बेरहम श्रेष्ठ के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी निभा पाएगी कस्तूरी? Wait for the next episode.